फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यहाँ पर जो है आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के अलावा शेयर मार्केट की इनकम है और आपकी इंटरडे भी आपने की हुई है, एफ&ओ की ट्रांजेक्शन है, तो आप किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। यहाँ पर नो बुक्स ऑफ अकाउंट केस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जहाँ पर आपको अलग से कोई भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल और आसान तरीके से बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करना है। अगर आप भूल गए हैं तो पासवर्ड यहाँ पर फॉरगॉट का ऑप्शन भी आता है, उसके द्वारा आप पासवर्ड जो है फॉरगॉट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसमें जो आपकी एलिजिबल आईटीआर रहने वाली है वो आईटीआर 3 रहने वाली है। नोट डाउन कर लीजिए, आईटीआर 3 आपकी यहाँ पर जो है अगर आपने एफ&ओ किया हुआ है या फिर इंट्राडे किया हुआ है। अगर आपका केवल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है फिर आप आईटीआर 2 में भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट आईटीआर 3 फाइलिंग कवर करने वाला हूँ, एग्जाम के साथ आपको बताऊंगा सब कुछ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स पर क्लिक कर लेना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 26-27, ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद इंडिविजुअल यहाँ पर जो है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पहले वाला ऑप्शन ले लेंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आईटीआर 3। उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट आता है कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो किस रीजन की वजह से आप यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में यहाँ पर अलग सेक्शन था, अब यहाँ पर उसके रिगार्डिंग अलग सेक्शन है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, यहाँ पर अदर्स वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जो इसमें पुराने प्रोविजंस थे वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए सेक्शन यहाँ पर जो है आपका 44AA था, लेकिन अब जो सेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो इसके रिगार्डिंग आपका सेक्शन यहाँ पर रहने वाला है वो यहाँ पर सेक्शन 62 रहने वाला है, जहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की बात की जाती है। इनकम पर हम क्लिक करेंगे। अब इनकम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी सैलरी की इनकम हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, कैपिटल गेन की इनकम कवर कर लेते हैं। उसके अलावा अदर सोर्स की जो भी इनकम आ रही है वो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। बिजनेस के केस में यहाँ पर पूरा का पूरा स्केड्यूल आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन यहाँ पर जो है, क्योंकि नो बुक्स ऑफ अकाउंट हम कंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है वही रहने देंगे। उसके अलावा डिडक्शन, तो डिडक्शन पूरी की पूरी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टैक्स पूरा पार्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अदर्स में ये जो कैरी फॉरवर्ड, ब्रो फॉरवर्ड और इस बार जो आपके कैरी फॉरवर्ड लॉस है ये आपके सेलेक्ट होना जरूरी है। इसके अलावा कोई अदर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी आईटीआर 3 हम फाइल करने वाले। जनरल इन्फॉर्मेशन में पहले 2 ऑप्शन आते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट। तो अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपका एड्रेस अपडेट हो जाए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो यहाँ माई प्रोफाइल में जाकर उसको आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस के लिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल में एडिट का ऑप्शन आता है, वहाँ क्लिक करें और उस पर जो एड्रेस है वो ऐड कर लें। 2 एड्रेस इस बार जो है आपको देना जरूरी है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो अगर आपके सेम है तो सेम भी रख सकते हैं, अलग चाहे तो अलग रख सकते हैं। बात करते हैं फाइलिंग स्टेटस की। तो पहले ड्यू डेट इसकी जो है 31 अगस्त है, जहाँ पर आपका कोई ऑडिट वाला केस एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपकी जो है बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है। ये बाय डिफॉल्ट यस है और यस ही रखना है। अगर नो कर देंगे तो फिर आईटीआर ही प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, फिर आपको आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। तो जो आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, इसमें आपको बताया इंटरडे और आपका जो ये फ्यूचर ऑप्शन है ये आपके बिजनेस इनकम में कवर होते हैं। जो आपका इंटरडे है वो स्पेकुलेशन बिजनेस है और बाकी वो आपका नॉर्मल बिजनेस ही माना जाता है। ये वाला क्वेश्चन काफी ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। ये ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के रिगार्डिंग फॉर्म 10 आई है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्या आपने प्रीवियस ईयर में फॉर्म 10 IE भरा था? अगर भरा था तो उसकी डिटेल दीजिए, कौन से साल में भरा था और क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है। पिछले साल में नहीं भरा था, मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। अब इस साल में आप चाहते हैं कि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजीम में भरना चाहते हैं, तो आईटीआर 3 और 4 के केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए 10 IE अब भरना पड़ेगा आपको। अगर भरना है तो पहले 10 IE भरना पड़ेगा, फिर उसका यहाँ पर डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। तो ऐसे करने के बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कर जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर नो रहने दिया तो मतलब आप ये चाहते हैं कि इस साल भी आप न्यू में फाइल कर रहे हैं। ओल्ड और न्यू के अपने अलग बेनिफिट है। 10 IE की सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। आईटीआर इस बार जो है न्यू टैक्स रिजीम में अगर हम बात करें, जब आप फाइल करेंगे तो 12,75,000 सैलरी केस में 75,000 की डिडक्शन है, तो 12,75,000 की आपको कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। लेकिन अगर कोई आपकी स्पेशल इनकम है, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो स्पेसिफाइड रेट से टैक्स लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है, वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम है, तो अलग से टैक्स रेट यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इस केस में पर्सन ये रेजिडेंट है। कुछ ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो पर्सन स्पेसिफिक है, इस केस में नो है तो मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ।
ये सब चीज़ें होने के बाद यहाँ पर सबसे मेन पार्ट आता है वीडियो का, यहाँ पर हम नो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब नो का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेक्शन 44AA के रिगार्डिंग यहाँ पर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एज एन इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, मतलब अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि क्या आप जो अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहे हैं क्या 44AD में डिक्लेयर कर रहे हैं। 44AD मतलब प्रीजम्पटिव बात हो रही है, प्रीजम्पटिव यानी कि 44AE, 44B, 44BB, 44ADA। तो क्या अपनी इनकम को आप प्रीजम्पटिव में दिखा रहे हैं। देखिए प्रीजम्पटिव की अपनी अलग रेस्ट्रिक्शन होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इस केस में हम प्रीजम्पटिव भी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ इनकम आपकी इंटरडे, सैलरी, उसके अलावा फ्यूचर ऑप्शन, तो ये सिलेक्ट करना है आपको नो। फिर यहाँ पर टर्नओवर, तो टर्नओवर क्या है कि जो भी आपकी जिस भी ब्रोकर के थ्रू आपने डील की होगी वहाँ से आपको टर्नओवर पूरी स्टेटमेंट मिल जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें से आप टर्नओवर देख पाएंगे। तो देखिए जो डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले पर्सन है, कैश में उन्होंने ट्रांजेक्शन नहीं करी है, उन्हें 10 करोड़ तक कोई भी ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कुछ क्राइटेरिया आपसे पूछता है कि आपकी इनकम 1 करोड़ तक की है या 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की है या 10 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ तक की है तब तो कोई क्वेश्चन पूछने की बात ही नहीं, आपसे पूछेगा कि ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है तो नो कर देंगे। अगर आपकी जो टर्नओवर आ रही है वो सारी टर्नओवर आपको जोड़नी है, जैसे कि इंटरडे की जो टर्नओवर है, फ्यूचर ऑप्शंस की टर्नओवर है, अगर वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की है, अब आपसे पूछेगा कि भाई क्या आपके जो एक्सपेंस है, मतलब जो पेमेंट्स है और जो रिसीट्स हैं वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट करता है कि इसमें आपको ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो है आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। इफ मोर देन 1 करोड़ एंड 10 करोड़ सेलेक्ट A2I, प्लीज सेलेक्ट द परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, नॉन अकाउंट, पे चेक, बैंक ड्राफ्ट ड्यूरिंग द ईयर। विद द परसेंटेज इज मोर देन 5% यू आर लायबल टू बी ऑडिट। तो इसको आपको ये कर देना है कि भाई आपके केस में 5% तक के है टर्नओवर, अगर आपकी 1 से 10 के बीच की भी है तो ऑडिट करानी जरूरी नहीं है। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की है फिर तो वो क्राइटेरिया हट जाएगा, फिर तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ कि टर्नओवर जो है आपकी अगर 1 करोड़ तक की है ऑडिट जरूरी नहीं है, 1 से 10 की है क्योंकि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी जो है नॉन कैश मोड में रहती है, पेमेंट आना भी जाना भी, तो वो ये वाला ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है, कि अप टू 5% तक की है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन नो, ये वाला भी ऑप्शन नो। ये पर्सन स्पेसिफिक अगर आप ऑडिट के लिए लायबल है 92E में तो आप चेक करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ऐड ऑन अदर पर क्लिक कर लेना है। तो जो इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं उनके लिए यहाँ पर सेपरेट कोड दिए गए हैं। तो ये जो आपके जो कोड से स्टार्ट होते हैं 21 से स्टार्ट होते हैं, देखिए यहाँ पर 21 दिया गया है। तो 210009 21010 21011, तो ये कुछ कोड्स आपके हैं, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रेड नेम आप खुद का भी नेम लिख सकते हैं, ठीक है, या अगर कोई इग्नोर करना चाहे तो मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर ट्रेड नेम देना जरूरी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है नेचर ऑफ बिजनेस में ये कोड्स जो है ऐड कर लेते हैं। और हाँ, एक पॉइंट और बता देता हूँ, कुछ ऐसे पर्सनस हैं जो कि जो आपका शेयर खरीदना और शेयर बेचना इसको बिजनेस इनकम दिखाते हैं। जी हाँ, बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो है 12 लाख रुपए की छूट मिल जाती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे और उसकी जो ट्रांजेक्शन जो एंट्री है वो अलग तरीके से होगी, ठीक है। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अभी हम कवर कर रहे हैं कि कैपिटल गेन को यहाँ पर कैपिटल गेन की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, उसको बिजनेस इनकम नहीं माना जा रहा है। तो 2 कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं, स्पेशली हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अब जितने भी बैंक अकाउंट है सारे डालना मैंडेटरी है। डालने के बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम बैलेंस शीट वाले पार्ट पर आएंगे। उसमें कुछ बेसिक डिटेल है वो तो यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहाँ पर 0 रहता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे। लास्ट में ऑप्शन आता है यहाँ पर इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नोट मेंटेन, यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, इसमें हमें यहाँ पर जो है 0 एंटर नहीं करना है। एज ऑन 31 मार्च 2026 आपके कितने डेटर्स हैं। डेटर्स का मतलब है जिससे आप जो भी आपने सर्विस दी है, गुड्स प्रोवाइड किए हैं, उसके अगेंस्ट में उनसे आपको पैसे लेने बनते हैं, बाकी हैं। क्रिएटर का मतलब है जो भी पर्सन ऐसे हैं जिनसे आपने जो है कोई भी गुड्स या सर्विस बाय किए हैं और अभी आपको उनको पैसे देने हैं। अगर ये वैल्यू नहीं है आपके केस में एप्लीकेबल तो 0 0 लिख देंगे। स्टॉक इन ट्रेड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिख देंगे। कैश इन हैंड, तो 31 मार्च 2026 में जो भी आपके पास कैश बैलेंस अवेलेबल है वो यहाँ आप जो है एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो बैलेंस शीट में आपको ये जो है मिनिमम डिटेल देने की रिक्वायरमेंट आएगी। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। तो P&L पे जाएंगे, P&L पे जाने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा 65। तो पॉइंट नंबर 65 में जो भी आपकी टर्नओवर फ्रॉम द स्पेकुलेटिव एक्टिव है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो डाल देंगे, वरना पूरा का पूरा एक्सपेंस डाल देंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल देके यहाँ पर समझा देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो है एक ब्रोकर की स्टेटमेंट डाउनलोड की गई है। आपको भी इस तरीके से स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। तो जिस भी ब्रोकर के द्वारा आप डील करते हैं, वो कोई भी हो सकता है कि जैसे जीरोधा, ग्रो या कोई भी बैंक के द्वारा अगर आप करते हैं, तो हर ब्रोकर के द्वारा आपको कैपिटल गेन की स्टेटमेंट डाउनलोड करनी होती है। तो उसमें अलग अलग होती है कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फ्यूचर ऑप्शंस, इंट्राडे, बाकी कोई कैश करेंसी या मार्केट इक्विपमेंट में आपने डील किया हो क्रिप्टो में, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि सारी समरी आपको मिल जाती है। तो इस केस में क्या है कि इंटरडे की है, यहाँ पर इंटरडे का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया गया है, शॉर्ट टर्म का दिखाया गया है, लॉन्ग टर्म इसमें कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन मैं कैपिटल गेन में आपको लॉन्ग टर्म का भी कवर करने वाला हूँ, इस तरीके से डालना है। तो जो टर्नओवर की एक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। या आप चाहें तो जो आपकी टर्नओवर वाली वैल्यू होती है, इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? इन सबको यहाँ पर आपको जैसे जो भी इसका प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट होती है, इसको आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को आपको कन्वर्ट कर लेना है पूरा पॉजिटिव में। तो मैं कंट्रोल C करूँगा, उसके बाद कंट्रोल V करूँगा, कंट्रोल F करके यहाँ पर आप जो है जो माइनस है उसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस टू ऑल, वो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए। इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सेल में काफ़ी अदर फॉर्मूले भी हैं। तो अब सभी इनको टोटल करेंगे तो देखिए वो टर्नओवर वैसे वो इतनी आ रही है 6317, ठीक है। तो वो जो टर्नओवर की वैल्यू है आपकी 6317.6, वो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। मैं भी 6318 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट। तो देखिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की वैल्यू डाल देंगे, वैसे इस केस में तो लॉस है, तो मैं जो भी यहाँ पर लॉस आ रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब आप देख रहे होंगे इस स्टेटमेंट में कुछ एक्सपेंस भी दिख रहे हैं। तो देखिए STT तो यहाँ पर अलाउड नहीं होता है, बाकी कुछ ऐसे एक्सपेंस भी होते हैं जो कि यहाँ पर आपको स्पेशली अलाउड होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी होते हैं। वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं जो भी एक्सपेंडिचर आपने इससे रिलेटेड किए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये डिटेल एंटर होगी, ठीक है। उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई और भी बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि आपको सेक्शन 44AA और सेक्शन 62 की कंडीशन को एक बार चेक करना होगा। उसमें काफ़ी कम लिमिट दी गई है, टर्नओवर की भी काफ़ी कम लिमिट दी गई है। तो वो टर्नओवर प्रोफेशन के केस में, बिजनेस के केस में चेक कर लीजिएगा। और प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो है टोटल इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए आपकी। एडिट पर क्लिक करके वो डिटेल्स भी आप दे सकते हैं जहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्राइटेरिया नहीं है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप जो है कैपिटल गेन किस तरीके से ऐड करेंगे। तो कैपिटल गेन के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है स्केड्यूल है, अलग से स्केड्यूल दिया रहता है CG करके, ठीक है। तो उसमें हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंटर करना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। वैसे अगर आपकी कोई अदर टाइप के एसेट है, गोल्ड या फिर सिल्वर ETFs हो गए, गोल्ड बीज या सिल्वर बीज होगी, तो उनकी एंट्री अलग तरीके से होती है, स्केड्यूल में नहीं होती, नीचे वाले में होती है। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया है। ये पॉइंट नंबर 3 में हम आ गए हैं। उसके बाद एड अनदर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेक्शन ले लेंगे 111, ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो अब ये जो हमने यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड है, उसका हम टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर दिए गए शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो जो ये कि इसकी सेल की वैल्यू होती है ना, देखिए टोटल सेल की वैल्यू जो दी गई है उसका टोटल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको उसको सेल वाली वैल्यू को टोटल सेलेक्ट कर लेना है। इस केस में आ रहा है 528946, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसके बराबर में यहाँ पर परचेज की वैल्यू भी होगी कि जो इनकी परचेज की वैल्यू थी वो कितनी थी, 526381, 383 ले लेते हैं, 526383, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है पूरी वैल्यू आपको लिखनी है, सेल की अलग लिख लेनी है और परचेज की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको अलग से एंटर कर लेनी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो समरी थी उसमें भी इतना यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा था 2564 का, तो ये हमने इसी तरीके से एंटर किया है। 2563 आ रहा है हमारे केस में। इससे ट्रांसफर जो एक्सक्लूसिवली जो एक्सपेंडिचर हुए हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको आप क्या करिएगा, टोटल करके, STT तो उसमें अलाउड नहीं होता, टोटल करके और इसको रेशो वाइज डिवाइड कर लीजिएगा, शॉर्ट टर्म में कितना है, इंटरडे में कितना है, टर्नओवर के बेस पर। वो करने के बाद वो एक्सपेंस भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ तो हमने शॉर्ट टर्म की एंट्री की है। अब इसके नीचे एक और स्केड्यूल आता है लॉन्ग टर्म का, उसकी भी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आता है वो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए ABCD, लास्ट में एक F स्केड्यूल है, इस पर आपको वैल्यू जरूर बतानी होगी। जैसे इस केस में आया था 2563 का प्रॉफिट है, तो 20% से टैक्सेबल है। तो किस किस वैल्यू में आपने यहाँ पर अर्न किया है, वैल्यू में क्या है मतलब पर्टिकुलर डेट, जैसे 15 जून तक कितना किया है, 16 जून से 15 सितंबर तक कितना किया है, उसके बाद वाले पीरियड का आपका कितना है, 16 जून से लेकर 16 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर, 5 अलग अलग पार्ट हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है, ये पूरी वैल्यू आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं।
ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आप नहीं डालेंगे तो आप आगे ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद ये तो हमने लिया था पॉइंट नंबर ए में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है बी पार्ट में लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3। तो इसमें यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज दी गई है। इसमें आएगा एक फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपनी और यूनिट्स, इस वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्केड्यूल पर क्लिक करेंगे और एड टू वाले एड अनदर पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आफ्टर 31 ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि जितने शेयर बाय किए गए वो 31 जनवरी 2018 के बाद किए गए हैं, इससे पहले हैं तो फिर एक एक आपको वैल्यू डालनी होगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो हम यहाँ पर दे देंगे। ये तो हमारी सेल की वैल्यू हो गई। ये शेयर्स जो भी यहाँ आपने वो कितने में बाय किया उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से डिटेल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में लॉस है तो मैंने यहाँ पर लॉस कंसीडर किया है। वैसे स्टेटमेंट में आपको प्रॉपर्ली जो वैल्यू दी गई है वही देख के डालनी है और उससे रिगार्डिंग जो एक्सपेंडिचर है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। सेव पर क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो है कैपिटल गेन हमारा शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके बाद यहाँ पर कवर कर रहा हूँ सैलरी का शेड्यूल। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आएगा वो मैं यहाँ पर आपको अलग से बताऊंगा, उसका आपको ध्यान रखना होगा कि वो कैसे आपको प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अदर इनकम को कवर करेंगे, जैसे आपकी डिविडेंड की इनकम आ रही है, इंटरेस्ट की इनकम, वो भी कवर कर लेंगे। तो मैं सैलरी शेड्यूल पर आ जाता हूँ। डायरेक्टली यहाँ पर जो डिटेल है वो आपको फॉर्म 16 से ऑटोमेटिकली फिल आउट आएगी। अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉयर का नेम क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, गवर्नमेंट है, PSU है या अदर है। प्राइवेट के लिए अदर सेलेक्ट करना है, एड्रेस लिख देना है, उसके बाद सैलरी। तो हम यहाँ पर ITR जो भी मैंने सेलेक्ट किया है न्यू टैक्स रिजीम में, तो न्यू में काफ़ी कम डिडक्शन मिलती है। तो हम यहाँ पर बेसिक सेलेक्ट करके पूरी वैल्यू यहाँ पर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड में जाएंगे तो फिर आपको सैलरी स्लिप से अलग अलग वैल्यू डालने हैं। DA की कितनी वैल्यू है, उसके अलावा कन्वेंस अलाउंस कितना है, HRA कितना है, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग से क्लेम करने के लिए मिल जाती है सारी चीज़ें। तो फिर आपको बाइफरकेट करके डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में जो यहाँ पर वैल्यू है वो 1 लाख रुपये की है, क्योंकि हमें नो बुक्स अकाउंट वाला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो बाद सेव पर क्लिक करेंगे। आपको वैल्यू जो है वो एक्चुअल बेसिस ही डालनी है। और अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है या आप नो बुक्स को अकाउंट को कवर नहीं करते हैं तो मैंने सेपरेट वीडियो वर्क कवर कर ली थी यहाँ पर ITR 3, उसके द्वारा आप भर सकते हैं देखकर। ठीक है, तो हमने सैलरी का शेड्यूल भी कवर कर लिया है। अदर सोर्स, अब अदर सोर्स में क्या है कि यहाँ पर जो है आपको जो भी आपके डिविडेंड की इनकम आ रही है, कोई इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके अलावा कोई आप अदर इनकम भी दिखाना चाहते हैं तो ऐड का भी ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपका ग्रोस डिविडेंड है वो, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स, कोई भी सारी आपकी जो अदर नेचर की इनकम है वहाँ पर आपको डालनी है। इसके अलावा भी कोई ऐसी है जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, ऐड पर क्लिक करके उसको डाल सकते हैं। जैसे इस केस में क्या है कि ये वाला जो डिविडेंड इनकम आ रहा है इसको भी हमें, जैसे हमने कैपिटल गेन को बाइफरकेट करा था, उसको हमें अलग अलग करके दिखाना पड़ता है कि 15 जून तक कितना है, 15 सितंबर तक कितना है, 15 दिसंबर तक कितना है, 15 मार्च तक कितना है। 5 अलग अलग पार्ट में ये आपको दिखाने की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए अलग से स्केड्यूल है यहाँ पर, जो ये अदर सोर्स वाला है उसमें पॉइंट नंबर 10। तो यहाँ पर आपको वो डिविडेंड की जो इनकम है वो यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो डिटेल्स मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब हमने यहाँ पर जो है सारी डिटेल कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो F&O है वो यहाँ पर हमें कहाँ डालना होगा। तो देखिए जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है वो आपका नो बुक्स ऑफ अकाउंट केस में यहाँ पर कवर नहीं रहता है। ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो जो वैल्यू है वो आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट में डालनी होती है। ट्रेडिंग P&L का अकाउंट यहाँ पर दिया गया है। इसमें भी यहाँ पर जो है एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टर्नओवर फ्रॉम इंटरडे। तो आपको 2 जगह वैल्यू नहीं डालनी। नो बुक्स ऑफ अकाउंट के केस में अलग से जो पॉइंट नंबर 65 था वहाँ वैल्यू डाल दी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना है। रही बात फ्यूचर एंड ऑप्शन टर्नओवर की, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी जो क्राइटेरिया टर्नओवर कैलकुलेट करने का वो बदल गया है। फॉर एग्जाम्पल किसी की यहाँ पर जो है 10 लाख रुपीज़ की टर्नओवर है, तो बस उसकी वैल्यू यहाँ पर आप डालेंगे टर्नओवर की, और उससे आपको कितना प्रॉफिट है, लॉस आ रहा है, वो यहाँ पर आप वैल्यू डाल देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है 55,609 रुपये का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट दिखाना है। अगर लॉस है तो माइनस के साथ दिखा देना है। ठीक है, तो अगर आपको लॉस दिखाना है तो आप लॉस भी आराम से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का लॉस होता है वो नॉर्मल की तरीके से कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेकुलेशन वाला आप 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आपको यहीं पर दिखाने की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू डालने के बाद भी यहाँ पर आपकी जो ITR है वो डिफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस वालों का जो क्राइटेरिया है वो इन्होंने नो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर में कवर नहीं किया है। तो उसका क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड पर क्लिक करें, उसके बाद एडिट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए
बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे फिक्स एसेट्स है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा यहाँ पर करंट एसेट है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास सारी डिटेल अवेलेबल है। सबसे पहले आप चेक करें कि भाई जो आप यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए आपके पास क्या क्या एसेट्स अवेलेबल है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन की रेट दिए जाते हैं इनकम टैक्स में, उसके हिसाब से वो क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल भी आपको अलग से फिर भरने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अगर आप एसेट यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो यहाँ पर आएंगे, अगर आप पर्सनली यूज करते हैं उनको तो फिर यहाँ पर कुछ मत डालिए। इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अनगवर्नमेंट मतलब जो अदर सिक्योरिटी है, अदर गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज, ये भी स्पेशल लॉन्ग टर्म कवर करता है और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। जो भी आपने इक्विटी शेयर्स में किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में किया है, कोई डिबेंचर्स में किया है, तो डिटेल्स तो आपके पास होगी, तो डिटेल इस तरीके से एंटर होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं, तो देखिए ट्रेडिंग कोई आप जो है सामान खरीदे बेच तो रही नहीं है, तो जरूरी नहीं आपके केस में अवेलेबल हो। अगर आपको जो डेटर्स हैं उनसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये डिटेल तो डेटर क्रेडिटर की तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट में भी मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डालना मैंडेटरी है। तो अगर है तो आप डिटेल डाल देंगे, वरना जीरो एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस। देखिए बैंक बैलेंस तो जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, करंट बैंक अकाउंट्स हैं, उन सबको टोटल करके 31 मार्च में कितना बैलेंस था, जो आपके पास कैश बैलेंस अवेलेबल था उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें डालने के बाद अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, कोई आपके डिपॉजिट्स हैं, वो डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। तो अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, जो क्रेडिटर्स है, कोई आपकी अदर लाइबिलिटी है, इसका आपने प्रोविजनिंग करनी है, वो डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। सब चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं इस केस में क्या करता हूँ कि जो बैंक बैलेंस है वो आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। एटलीस्ट आपका बैंक बैलेंस तो हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो जितनी आपकी यहाँ पर वैल्यू है उतनी ही वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्टली अपनी कैपिटल में, और अगर किसी से आपने लोन लिया हुआ है, लोन एक्सेट्रा आदि है, तो वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। 43199 एडिट पर क्लिक करेंगे। तो जब आप F&O कर रहे हो तो एटलीस्ट जो डिटेल आपके पास अवेलेबल है वो जरूर सबमिट करें, कुछ भी हाइड नहीं करना है आपको। ठीक है, कोई आपने लोन लिया हुआ है, जैसे बैंक से लिया हुआ है, प्राइवेट को लोन लिया है, वो डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। सेव पर क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ पर डिटेल डाल देंगे तो फिर आपको यहाँ डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप यहाँ से जीरो कर देंगे। ठीक है, तो या तो डिटेल आपको ऊपर डालनी है या नीचे डालनी है, दोनों में डिटेल एंटर नहीं करनी है। फिर उसके बाद ये सब डिटेल भरने के बाद हमने सारे सेट क्राइटेरिया यहाँ पर कवर कर लिया है। फिर उसके बाद क्योंकि न्यू टैक्स रीजन में ज़्यादा डिडक्शन अलाउड नहीं होती है, तो मैं वो पार्ट यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल आपको वेरीफाई कर लेनी है, आपकी किसकी साइड में कितनी कितनी इनकम आ रही है। फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आप टैक्स पेड का क्राइटेरिया चेक करेंगे, भाई कितना आपने टैक्स पे किया हुआ है, वो डिटेल यहाँ पर आपको चेक कर लेनी है। सैलरी का TDS यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, नहीं आ रहा है तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। बाकी इधर TDS जो है वो यहाँ पर TCS को एडवांस टैक्स आपने भरा हुआ है, वो भी डिटेल देखने के लिए मिलेगी। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्राइटेरिया का पार्ट BTI में इसके आपकी प्रॉपर जो भी टैक्स की कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी। सारे डिटेल्स को एक बार आप वेरीफाई करेंगे। डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका अगर रिफंड बनना है तो रिफंड पेबल के साथ सबमिट मत करिएगा। ठीक है, तो इस केस में तो अभी TDS की डिटेल मैंने एंटर नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम सेलेक्ट करना है, प्लेस लिखना है, प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप रिव्यू करेंगे एक बार रिटर्न को। फिर उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करना है। आधार वाले नंबर पर OTP से वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक EBC के द्वारा भी कर सकते हैं, अलग अलग मोड्स के द्वारा। जब आप एक एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे OTP वेरीफाई करने वाली या EBC के द्वारा सबमिट करने वाली, उसके बाद आपकी ITR जो है कंप्लीट फाइलिंग मानी जाएगी। ये तो कंप्लीट प्रोसेस। के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर बाकी अदर वीडियोज भी अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।